किस नजरिए से ये? आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जो इस कौम की माँ है, जिनको मादर मिल्लत भी कहा जाता है। अब तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने कायद आज़म का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इंतकाल के बाद फातिमा जिन्नाह को बड़ा स्ट्रॉन्ग सक्सेसर तस्वुर किया जाता था और कहा जाता था कि उनके बाद वही उनकी कमांड संभालेंगी। लेकिन उस वक्त के इक़्तिदार में लोग या फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि फातिमा जिन्नाह पावर में आए। कुदरतुल्लाह शाहब अपनी किताब शाहबनामा में लिखते हैं, एक बार फातिमा जिन्नाह रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम कर रही थी और उसी दौरान उनका प्रोग्राम दरमियान में ही रोक दिया गया और लिखा गया है कि फातिमा जिन्नाह को कायद आज़म के विसाल के बाद जो इज्जत और एहतराम मिलनी चाहिए थी वो हरगिज़ ना मिली। और कायद आज़म के गुजर जाने के बाद तकरीबन 2 साल तक उनको किसी किस्म की कोई तकरीर करने नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त के इक़्तिदार में बैठे लोगों को यह खदशा था कि कहीं ये हुकूमत खिलाफ कोई तनकीद ना कर दें। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चाहती थी कि वो जो भी तकरीर करें, उन्होंने डिमांड की फातिमा जिन्नाह से, आप जो भी तकरीर करेंगी वो हमें पहले रिव्यू करवाएंगी, उसके बाद आप तकरीर करेंगे, जिस पे फातिमा जिन्नाह हरगिज़ राजी ना थी। 7 अक्टूबर 1958 वाले दिन मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं और 1956 के आइन को एब्रोगेट करके उसको अनवर्केबल कह के तोड़ देते हैं। इस्कंदर मिर्जा ने अयूब खान को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल लॉ लगाया, लेकिन अयूब खान ने उसी महीने की 27 तारीख यानी कि 27 अक्टूबर 1958 वाले दिन इस्कंदर मिर्जा को फोर्सली रिजाइन करवाया और उनको उनके ओहदे से फोर्सली जबरन हटाया। अयूब खान के कुछ एडवाइजर उनको सलाह देते हैं कि आपको मुल्क का सदर बनना चाहिए। अयूब खान उनकी बात मान लेते हैं और 1965 में एक इलेक्शन का क़याम करते हैं। उस इलेक्शन में अयूब खान के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने वाली जो खातून होती हैं वो फातिमा जिन्नाह होती हैं और मुल्क में ये आम राय होती है कि फातिमा जिन्नाह क्लीन स्वीप कर जाएंगी, क्योंकि मुल्क की बेशतर अवाम उनको बेतहाशा पसंद करती थी और उनको इज्जत और एहतराम करती थी। दूसरी तरफ अयूब खान क्योंकि फ़ौजी हुकूमत में थे और सारी पावर्स उनके पास थी, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बहुत बेहतरीन किस्म की कैंपेन्स की और फातिमा जिन्नाह के अगेंस्ट बहुत सारी कैंपेन्स की और उनको गद्दार वतन भी कहा गया और उनको प्रो अमेरिकन और प्रो इंडियन तक कहा गया। बहरहाल 1965 के इलेक्शन का नतीजा कुछ इस तरह से आता है कि अयूब खान अक्सरियत से जीत जाते हैं और फातिमा जिन्नाह हार जाती हैं। अयूब खान के जीतने और फातिमा जिन्नाह के हारने के बाद फातिमा जिन्नाह को इंतहाई अफसोस होता है और इसी अफसोस के नतीजे में वो सियासत से दस्तबरदार हो जाती हैं और अपनी मौत तक वो सियासत से दूरी इख्तियार ही की उन्होंने। 9 जुलाई 1967 वाले दिन खबर शाया होती है कि फातिमा जिन्नाह का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त की हुकूमत ऐलान करती है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है, जबकि फैक्ट्स और उस वक्त के हकायक कुछ और ही बताते हैं। जनवरी 1972 में एक पाकिस्तानी शहरी गुलाम सरवर मलिक कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं और कहते हैं कि फातिमा जिन्नाह की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उनकी मौत मर्डर किया गया है उनका। लोकल न्यूज़पेपर्स में भी खबरें शाया होती हैं कि फातिमा जिन्नाह की ये नॉर्मल डेथ नहीं थी, यानी कि हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर था। और न्यूज़पेपर्स में जो एनी शाहिद थे या फिर गवाहान थे उनको उनके इंटरव्यूज़ और उनके बयानात भी शाया किए और लिखा जाता है कि फातिमा जिन्नाह की डेथ से तकरीबन 2 दिन पहले यानी कि 7 जुलाई 1967 वाले दिन फातिमा जिन्नाह ने एक शादी की तकरीब में शिरकत की थी, जिनमें तमाम लोगों ने विटनेस किया कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो हशाश बशाश नज़र आती थी। और 2 दिन बाद ही यानी कि 9 जुलाई 1967 वाले दिन बताया जाता है कि उनकी मौत शदीद अलील होने की वजह से यानी बीमार होने की वजह से हुई और उनकी मौत का जो रीज़न बताया गया वो हार्ट अटैक बताया गया।
فاطمہ جناح کے انتقال کے کسی کو بھی ان کا آخری دیدار نہیں کرنے دیا اور ان کا چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھایا گیا، نہ ہی ان کے جنازے کے قریب کسی کو جانے دیا جاتا۔ اس وقت یہ ایک عام افواہ تھی کہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں، اور اس بات کی تصدیق اس وقت کے غسل دینے والے لوگوں نے بھی کی۔ ان کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر زخم تھے۔ غسل دینے والے لوگوں کے بیانات کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ فاطمہ جناح کے پیٹ میں ایک سوراخ تھا جس میں سے خون اور پیپ بھی بہہ رہا تھا، اور گسار ہدایت علی عرف کلو گسار کا یہ بیان تھا کہ ان کے پاس فاطمہ جناح کے خون آلود کپڑے بھی موجود ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی بھی تحقیقات نہیں کی گئی، نہ ہی اس پہ کسی نے آواز اٹھائی۔ اس طرح کے تمام بیانات اور حقائق سامنے رکھیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ فاطمہ جناح کی کوئی نارمل ڈیتھ یا پھر ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کا مرڈر کیا گیا تھا۔ فاطمہ جناح کی یہ وصیت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کو اپنے بھائی یعنی قائد اعظم کے ساتھ ہی سپرد خاک کیا جائے، لیکن آغا اشرف اپنی کتاب مادر ملت فاطمہ جناح میں لکھتے ہیں کہ ابو الحسن اصفہانی کے انٹرویو کے مطابق اس وقت کی حکومت یعنی کہ اس وقت میں کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے، ان کی ایک ضد تھی کہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے ساتھ یعنی مزار قائد پہ نہیں دفنایا جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کراچی میں واقع میوہ شاہ قبرستان میں ان کو دفنایا جائے۔ لیکن اس بات کا اس حکومت کو بھی بخوبی اندازہ تھا کہ اگر فاطمہ جناح کو ان کی وصیت کے مطابق نہیں دفنایا گیا تو عوام کا سخت رد عمل سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے وہ کنونس ہو گئے اور ان کو فاطمہ جناح کی آخری آرام گاہ مزار قائد یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہی رکھی گئی۔ ان تمام حقائق سے نظر آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ موجودہ صورتحال پاکستان کی سیاست کی بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم نے شروع سے ہی ان تمام ہستیوں کی تذلیل کی جنہوں نے پاکستان بنانے میں یا پھر پاکستان بنانے کے بعد اس کو بہتر بنانے میں جدوجہد کی، ان تمام لوگوں کو ہم نے تذلیل کا نشانہ ہی بنایا، ان کو کبھی وہ مقام دیا ہی نہیں جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔